हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि भाई ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो अगर आप चाहते हो किसी को भी जानने के लिए ना, तो सबसे पहले आप उसका नाम देखो। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर आप यहां पर देखो तो ये दो वर्ड से बना है। आपका पहला वर्ड है थर्मो और आपका दूसरा वर्ड है डायनेमिक्स। और आपको पता होना चाहिए कि भाई थर्मो क्या समझा रहा, थर्मल। थर्मल मींस हीट और डायनेमिक्स मींस क्या होता है, मूवमेंट या फिर फ्लो। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम लोग एक ऐसा जगह जहां पर हम लोग हीट के मूवमेंट के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां पे मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि भाई हीट मेरा क्या है, एनर्जी। मतलब जहां पर हम लोग एनर्जी के फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, हीट और वर्क डन दुनिया में ऐसे दो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं जो प्योर तरह से एनर्जी नहीं कहलाते हैं। ये एक तरह से होते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ये आपका क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। इट मींस अगर आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी देना चाहते हो तो आपके पास दो ही तरीका है, या तो आप हीट के शरण में जाओ या फिर आप वर्क डन उस बॉडी का कराओ। या मतलब अगर आप उसको हीट देते हैं, वो अपना एनर्जी से, मुझे अपना एनर्जी किसी को देना है तो मैं तो या तो उसको हीट के फॉर्म में अपना एनर्जी दे सकता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा, कुछ वर्क डन करूंगा तो मेरा एनर्जी उसमें एनर्जी में क्या हो जाने वाला, कन्वर्ट हो जाने वाला। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री का एक ऐसा जगह, या फिर ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग ये बोलें कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा जगह जहां पर हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाई करते हैं। जहां पर हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाई करते हैं, ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दो ही तरीके से हो सकता है, या तो भाई वो हीट के फॉर्म में होगा या फिर वो वर्क डन के फॉर्म में होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि that branch of physical chemistry in which we study about exchange of energy is known as thermodynamics. That branch of physical chemistry in which we study about exchange of energy is known as thermodynamics. अब हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर भाई एनर्जी और एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज आखिर होगा कैसे, आखिर क्या ऐसा होगा कि एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए। तो देखिए, हमने पढ़ा था आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है, ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप बोलता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। आपको पता है दुनिया में हर मैटर के पास अपना मास होता है। आपने उसका एक बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर कोई मैटर है तो उसके पास मास है। और यहां पर ये C क्या है, E आपका एनर्जी हो गया, M मास हो गया, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और जिसका वैल्यू आपका क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू आपका क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आखिर ये भाई लॉ क्या कहता है, ये रिलेशनशिप क्या कहता है। ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है कि अगर कोई भी बॉडी जिसका मास m है, अगर वो लाइट के स्पीड से मूव करे, अगर वो लाइट के स्पीड से मूव करे, मींस अगर वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव करे तो वो बन जाता है एनर्जी। यानी इट मींस ये हुआ कि जो एनर्जी है वो एक तरह का मैटर है, और जो मैटर है वो एक तरह का क्या है, एनर्जी है। यानी मैटर और एनर्जी एक दूसरे में क्या है, इंटरकन्वर्टिबल। अगर आप किसी भी मैटर को लाइट के स्पीड से मूव कराओगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, एनर्जी। यानी अगर आप चाहते हो कि दो बॉडी में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन दोनों मैटर में इंट्रैक्शन होना चाहिए। उन दोनों मैटर में इंट्रैक्शन होना चाहिए। अगर दो मैटर एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस बात का ही मतलब है कि उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा।
मींस तभी हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाई करेंगे, मींस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब हमारा ये पूरा तरीका क्या है इसको तैयार करने का, हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा जगह जहां पर हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे होगा, जब मैटर आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें, तो ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फिर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करने वाले हैं, फिर थर्मोडायनेमिक में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और फिर हम लोग इनके लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया ऑलरेडी कि डैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, that branch of physical chemistry in which we study about exchange of energy। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे होगा, ड्यू टू इंटरएक्शंस ऑफ मैटर, ड्यू टू इंटरएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये मैटर इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे एक सिंपल सा चीज आप जानते होंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं। हम लोग देखेंगे क्या है भाई इसका। तो ये कहता है कि अगर एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है T1, और अगर एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है T2, और यहां पे T1 ज्यादा है T2 से, और ये दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये हॉट बॉडी अपना हीट ट्रांसफर करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। कब तक करता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो आखिर हम लोग कांटेक्ट का बात क्यों किए, क्योंकि अगर जैसे हम लोग दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, इसके पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करने लगते हैं और ये अपना हीट ट्रांसफर करने लगता है, मींस यहां पर ये अपना एनर्जी एक्सचेंज करने लगता है। इस तरह से मैटर के इंटरेक्शन होने से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की पढ़ाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आखिर इसका स्कोप क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बताता है किसी भी रिएक्शन के फिजिबिलिटी को, ये किसी भी प्रोसेस के फिजिबिलिटी को बताता है। मींस ये आपको बताएगा कि कब कौन सा प्रोसेस होगा या नहीं होगा, वो प्रोसेस होने वाला है या वो होने वाला नहीं है, उसकी संभावनाएं कितनी है। अगर वो प्रोसेस होगा तो उसका आखिर एक्सटेंट क्या होगा, यानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किसी भी प्रोसेस के एक्सटेंट के बारे में भी पढ़ाई करेंगे, और फिर हम लोग उस प्रोसेस की इफिशियंसी के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिर वो प्रोसेस 100% कंप्लीट होगा या वो प्रोसेस 20% होकर स्टॉप हो जाएगा, या 30% होकर स्टॉप हो जाएगा, 50% होकर स्टॉप हो जाएगा। हम लोग किसी भी प्रोसेस की इफिशियंसी के बारे में भी पढ़ाई करने वाले होते हैं। और एक हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को मदद करता है इक्विलिब्रियम के बारे में। मतलब ये आपको बताएगा कि आखिर भाई इक्विलिब्रियम कब होने वाला है और किस किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होता है, और आखिर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता है। मतलब ये आपको एक इंफॉर्मेशन देगा अबाउट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है, सिस्टम। पहले हम लोग समझते हैं भाई सिस्टम क्या है। तो देखो हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में हम लोग जिस भी मैटर के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम लोग जिस भी मैटर के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो मैटर ही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। वो मैटर ही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। जैसे समझो कि अगर हम लोग इस पेन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं तो पेन हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम। मतलब हम लोग इसका डेफिनेशन ये हम लोग बोलने वाले हैं कि भाई हम लोग
जिस भी मैटर के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। मतलब हम लोग बोलेंगे कि एनी मैटर, क्या, एनी मैटर विच इज अंडर स्टडी, एनी मैटर विच इज अंडर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन, एनी मैटर विच इज अंडर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ऐसा मैटर जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसे मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। ओके, अब इस यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़कर जितना भी बच जाता है, मान लेते ये मेरा सिस्टम है और ये हमारा क्या है, सिस्टम है, तो इस सिस्टम को छोड़कर जितना कुछ भी बच गया पूरे यूनिवर्स का, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सराउंडिंग। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। यानी द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, क्या हम लोग बोलने वाले हैं, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। उसी को हम लोग क्या बोलने वाले भाई, सराउंडिंग। जैसे समझो, जैसे सपोज करो ये मेरा क्या है, सिस्टम, और ये मेरा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो आप देखो ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए इसका एक क्या है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, ये जो आप बाउंड्री जो आप देख रहे हो, ये जो बाउंड्री आप जो देख रहे हो, ये आपको क्या बताता है कि बाउंड्री के इस तरफ क्या है, सिस्टम, और बाउंड्री के बाहर क्या है, सराउंडिंग। यानी आपने ये सीखा कि आखिर सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो कौन सेपरेट करता है भाई, बाउंड्री। यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी सेपरेटेड बाय देयर बाउंड्री, कैन बी सेपरेटेड बाय देयर बाउंड्री। और अब ये जो बाउंड्री है, अब ये बाउंड्री भी दो तरह का होता है। एक आपका ये रियल बाउंड्री भी हो सकता है जो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक हम लोग इसको हाइपोथेटिकल भी लेते हैं। जब हम लोग आगे जाकर पिस्टन वाला केस करेंगे ना, तो हम लोग उस समय बात करेंगे कि आखिर भाई रियल बाउंड्री क्या होता है और हाइपोथेटिकल बाउंड्री क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये मेरा टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, तो आपको बता दें हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप देखो, ये मेरा क्या है, एक चाय का कप है, इसमें मेरा हॉट टी रखे हुए हैं भाई। तो आपको क्या लगता है इसमें टी का कुछ मैटर है, इसमें टी का क्या है, कुछ मैटर है। अगर हम इसको छोड़ दें, एक दिन, 2 दिन, 1 महीने तक छोड़ दें, क्या इसमें टी दिखेगा क्या? अच्छा, इसको अगर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो अभी ये टी हॉट है, क्या 1 घंटे के बाद ये हॉट रहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो हीट है वो कहां चला गया है, सराउंडिंग में। अगर हम लोग इस हॉट टी वाले कप के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम लोग इस कप के बारे में पढ़ाई करने वाले, अभी मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। यानी ये हॉट टी वाला जो कप है ये हमारा क्या है, सिस्टम। यानी ये हमारा जो सिस्टम है, तो आखिर ये अपना जो हॉट टी अभी जो था 1 घंटे के बाद हॉट नहीं रहा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना हीट को कहां भेज दिया है, सराउंडिंग में। ये अपना हीट को कहां भेज दिया है, सराउंडिंग में। और 1 महीने बाद या 1 दिन बाद या 10 दिन बाद जब आप देखोगे तो हो सकता है इसका जो मटेरियल है वो भी इवापोरेट होकर, वेपराइज होकर कहां चला जाए, सराउंडिंग में। यानी आपने क्या देखा, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैटर के साथ साथ, जो मैटर के साथ साथ एनर्जी को क्या कर रहा हो, एक्सचेंज कर रहा हो, किसके साथ, विथ सराउंडिंग के साथ। यानी हम लोग बोलेंगे एनी मैटर which can exchange their mass as well as energy। देखिए मैंने आपको यहां पे हीट एनर्जी का एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा एनर्जी का भी हम लोग बात करते हैं कि जो मास या फिर एनर्जी को क्या करता हो, सराउंडिंग के साथ क्या करता हो, एक्सचेंज करता हो।
भाई उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ओपन सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ओपन सिस्टम। यानी एक ऐसा मैटर जो अपना एनर्जी को क्या करता हो? एक्सचेंज करता हो, और मास को भी क्या करता हो? एक्सचेंज करता हो अपने सराउंडिंग के साथ। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या आएगा भाई? क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? क्लोज सिस्टम। फिर से हम लोग पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करो भाई? एक कप ऑफ टी लो। ओके, इसमें क्या है आपका? वही हॉट टी है, उसी का मटेरियल है। लेकिन आप इसको अब इस बार क्या करो ना, एक प्लेट से आप इसको ढक दो। तो क्या प्लेट से ढकने पर क्या ये हॉट टी क्या हॉट ही रहेगा क्या? नहीं, ये कोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो यहां पर इसमें जो पोर्स है ना, इस पोर्स से क्या होगा? ये जो पोर्स है, इस कप टी के जो पोर्स हैं, उस पोर्स से क्या होगा? ये हीट बाहर की ओर निकल जाएगा। लेकिन कप से ढकने के बाद क्या इसका मटेरियल बाहर जा पाएगा क्या? नहीं। मतलब इसका मतलब आप ये समझो कि ये अपना एनर्जी को तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन ये अपना मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। मतलब हम लोग ये बोलेंगे भाई कि एक ऐसा मैटर विच कैन एक्सचेंज their energy with surrounding, but not their mass. But not their mass is called closed system. उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्लोज्ड सिस्टम। अब हमारा एक जो नेक्स्ट बचता है, वो हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? आइसोलेटेड। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, हालांकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट तरह से आइसोलेटेड नहीं होता है ना, लेकिन हम लोग पहले जानते ये होता क्या आइसोलेटेड। जैसे सपोज करो ये एक बोतल है, हम लोग इसको क्या किए हैं? बंद कर दिए हैं। इस बोतल को हम लोग क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं। और इसमें आपका हॉट वाटर है। इस बोतल में क्या है? आपका हॉट वाटर है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ये बंद है तो इसका मैटर तो एक्सचेंज हो नहीं सकता सराउंडिंग के साथ। अब बात है कि इसका जो हॉट है, जो हीट है, उसको एक्सचेंज होने से कैसे रोक सकते हैं? तो आप क्या करो, इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप इंसुलेटेड कर दो। इस बाउंड्री को आप क्या कर दो? इंसुलेटेड। आपको पता है जो इंसुलेटर होते हैं, है ना, वो कभी भी एनर्जी को अपने से बाहर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है। तो आपका क्या होगा कि अब तो इसके अंदर मैटर भी रह जाएगा, और इंसुलेशन की वजह से इसका एनर्जी भी बाहर जाने वाला नहीं है। यानी ये अपने सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर को एक्सचेंज करने वाला है और ना ही अपने एनर्जी को एक्सचेंज करने वाला है। तो ऐसे सिस्टम को भाई हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। इसका जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो है वो आपका क्या है? थर्मस बोतल। जो थर्मस बोतल होता है, आप देखे होंगे कि उसमें अगर हम लोग कोल्ड वाटर रखते हैं तो कोल्ड का जो मिल्टन विल्टन का होता है, अगर हम लोग उसमें कोल्ड वाटर रखते हैं तो कोल्ड ही रह जाता है, और अगर हम लोग उसमें हॉट वाटर रखते हैं तो हॉट ही रह जाता है। क्योंकि उसका जो बाहर का जो एक्सटर्नल पार्ट्स जो बनाया हुआ रहता है प्लास्टिक का, वो जो भी आप देखते हो, वो आपका कैसा रहता है? इंसुलेटेड किया हुआ रहता है। वो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन वो हमेशा के लिए आइसोलेटेड नहीं है, वो भी कुछ देर के बाद वो भी आप देखोगे गर्म पानी उसमें भी ठंडा हो जाता है एक दो दिन के बाद। तो परफेक्टली आइसोलेटेड कोई भी नहीं है। अगर हम लोग बोलेंगे भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो एनी मैटर विच कैन नॉट एक्सचेंज देयर मास एज वेल एज एनर्जी विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड
आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए यहां पर एक चमकने वाली बात क्या है, अगर सपोज करो कि हम पूरे यूनिवर्स के बारे में ही पढ़ाई करें, तो अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग पूरे यूनिवर्स को क्या टेक करके चलेंगे, सिस्टम। क्योंकि भाई अभी मैंने आपको बोला कि इस दुनिया में जिसके बारे में पढ़ाई करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। तो अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं तो हमारे पूरा यूनिवर्स ही क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब पूरा जब यूनिवर्स हमने टेक कर लिया तो कोई क्या बचा है क्या जिसके जो उसका सराउंडिंग हो, कोई बचा ही नहीं है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा जो ना तो अपना मास किसी के साथ एक्सचेंज कर पा रहा है और ना ही अपना सराउंडिंग किसी के साथ एक्सचेंज कर पा रहा है, क्योंकि हमने पूरे होल यूनिवर्स को क्या टेक कर लिया है, सिस्टम। यानी पूरा जब हम लोग होल यूनिवर्स को जब हम लोग एक सिस्टम की तरह टेक करते हैं, जब पूरे होल यूनिवर्स को हम लोग सिस्टम की तरह टेक करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये हमेशा हमारा क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमेशा हमारा क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। एक खास बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने भले आपको हीट एनर्जी का एग्जांपल दिया, लेकिन मैंने डेफिनेशन में हमेशा एनर्जी का बात किया, क्योंकि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। चलिए एक हमारा क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट अलाउड, देन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम विल बी। क्या क्या है, ओपन भी है, क्लोज भी है, आइसोलेटेड भी है और एडियाबैटिक भी। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड तो अभी हमने डिस्कस किया कि ओपन भाई उसको बोलते हैं जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ। क्लोज उसको बोलते हैं जो मैटर को एक्सचेंज ना करे लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज करे विद सराउंडिंग के साथ। और आइसोलेटेड उसको बोलते हैं जो ना तो मैटर को एक्सचेंज करता है और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ। ये एडियाबैटिक का झमेला क्या है, अभी देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड में हमने ये पढ़ा कि भाई इसका जो वॉल है, अगर ये ओपन सिस्टम है, अगर ये ओपन सिस्टम है तो ये क्या कर रहा था, ये अपने मैटर को भी एक्सचेंज कर रहा था और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर रहा था। मतलब एक ऐसा बाउंड्री जो हीट या फिर आप ऐसा बोलो एनर्जी, जो एनर्जी को अलाउ करता हो कहां जाने के लिए, सराउंडिंग में जाने के लिए। एक ऐसा बाउंड्री का बाउंड्री जो बाउंड्री हीट को अलाउ करता हो सराउंडिंग में जाने के लिए, ऐसे बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं डाइथर्मिक बाउंड्री। क्या बोलते हैं, डाइथर्मिक बाउंड्री। और ऐसे बाउंड्री बस दो के पास होते हैं, नहीं, ऐसे बाउंड्री बस दो के पास होते हैं, एक का नाम है ओपन और एक का नाम है क्लोज। लेकिन आपको बता दें जो आइसोलेटेड जो सिस्टम होता था वो अपना एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता था, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, है ना। आइसोलेटेड जो सिस्टम होता था वो अपने हीट एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता था, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे एडियाबैटिक। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एडियाबैटिक बॉल या फिर एडियाबैटिक बाउंड्री, क्योंकि जो अपना एनर्जी को सराउंडिंग में जाने नहीं देता हो, जो अपना एनर्जी को सराउंडिंग में जाने नहीं देता हो, ऐसे वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं। क्या एडियाबैटिक का मतलब समझ में आया, जो एनर्जी को जाने ना दे वो क्या कहलाता है, एडियाबैटिक, और जो एनर्जी को जाने देता है वो क्या कहलाता है, डाइथर्मिक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट अलाउड, देन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम विल बी। ये ओपन होने वाला है, क्लोज या आइसोलेटेड या एडियाबैटिक, क्या होने वाला है। यहां पे मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर आइसोलेटेड होगा, लेकिन ये गलत है। इसका जो ट्रू आंसर है वो है क्लोज सिस्टम। क्यों, क्योंकि आप देखो ये कह रहा है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और हीट एनर्जी को अलाउ ना करें। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास आपका अलाउ नहीं है लेकिन आपका एनर्जी अलाउ होता है। और अभी हमने पढ़ा क्लोज सिस्टम में आपका मास तो बाहर नहीं निकल पा रहा है लेकिन आपका एनर्जी अलाउड होता है। और आपको पता है एनर्जी दो फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है, एक वर्क डन के फॉर्म में
और दूसरा हीट एनर्जी के फॉर्म में। आपने हीट को जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं हीट मेरा पास नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने हीट को जाने से रोक दिया। लेकिन क्या बॉडी क्या वर्क डन करके क्या एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता? क्या एकदम कर सकता है भाई। बॉडी वर्क डन करके भी अपना एनर्जी को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। मींस अगर वो यहां पे हीट ना बोलकर सिर्फ वो एनर्जी बोलता, अगर वो यहां पर हीट ना बोलकर वो सिर्फ एनर्जी बोलता, तब आंसर होता आइसोलेटेड। लेकिन उसने बोला हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी को अगर रिस्ट्रिक्ट करता है तो वर्क डन वाला जो एनर्जी है वो तो भाई उसके थ्रू तो बॉडी अपना एनर्जी को क्या कर सकता है? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। और जब वो मास को एक्सचेंज ना करे लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज करता हो तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। यानी आपका राइट आंसर होने वाला है क्लोज्ड आंसर। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? अब हम लोग बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी। अभी हमने बात किया कि भाई जो हीट होता है वो क्या है भाई? एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है वो आपका क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। और इस चैप्टर में हम लोग इसको डिनोट करने वाले हैं Q से। और हम लोग ये बात करेंगे कि जो हीट होता है वो हमेशा ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। वो हमेशा ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। कब तक होता है? जब तक कि उनका जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। जब तक कि उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर सपोज करो ये एक मेरा बॉडी है और हम चाहते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए? हम चाहते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए। आपको पता है, यानी हम चाहते हैं कि अभी इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 300 केल्विन है, कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर 301 केल्विन हो जाए। मतलब कितना का चेंज आया? 1 केल्विन का। अच्छा आपको पता है टेम्परेचर केल्विन में हो या सेल्सियस में, उनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। मतलब अगर उनका जो चेंज होता है वो हमेशा सेम होता है। अगर 1 केल्विन का चेंज आया है ना, तो अगर सेल्सियस में जब आप इसको कन्वर्ट करके निकालोगे ना, तब भी आपको 1 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री केल्विन हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, मींस आपका जो यहां पर जो डेल्टा टी है मींस टी प्राइम माइनस टी, ये आपका 1 केल्विन होना चाहिए, या फिर आप इसको 1 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या पता है कि अगर किसी बॉडी को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसको क्या देना होगा? हीट देना होगा। अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो बॉडी जाकर गर्म होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा? 1 केल्विन बढ़ जाएगा। तो किसी भी बॉडी को दिया जाने वाला जितना भी हीट होता है ताकि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। मींस आप ये डेफिनेशन समझो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to raise the temperature by 1 Kelvin is called heat capacity। उसी को भाई हम लोग क्या बोलने वाले हैं? हीट कैपेसिटी। और इस हीट कैपेसिटी को हम लोग C से डिनोट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई मेरा हीट कैपेसिटी कितने टाइप्स का होता है। तो मेरा हीट कैपेसिटी 2 टाइप्स में हम लोग बात करने वाले हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको हम लोग प्यार से डिनोट करते हैं CS। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्यार से CS। और एक आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी। एक आपका क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग प्यार से डिनोट करते हैं CM से। अब बात है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो यहां पर समझनी है अच्छे से बातों को। अगर सब्सटेंस मेरा क्या हो? 1 ग्राम सब्सटेंस मेरा क्या हो? 1 ग्राम सब्सटेंस। तो जब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हीट दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हीट दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है?
मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अब हम लोग सब्सटेंस को हम लोग यहां पर 1 मोल लेने वाले हैं। हम लोग यहां पर सब्सटेंस को कितना लेने वाले हैं? तो 1 मोल सब्सटेंस का क्या आप बोलेंगे बेटा जी? 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको जितना भी हीट सप्लाई करना होता है, ऐसे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। ऐसे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी को अब हम लोग 2 टर्म में हम लोग यूज करते हैं। एक हम लोग बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये जब ये पूरा काम एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, जब ये पूरा काम एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो। और एक बार हम लोग जब बात करेंगे जब ये पूरा काम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो, जब ये पूरा काम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब 1 मोल सब्सटेंस को, जब 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई करना पड़ा, बट ये पूरा प्रोसेस किस में होना चाहिए? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपीएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीएम। इट मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब हम ये सेम काम कहां पे करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सीवीएम से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सीवीएम से। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है? ये आपका 2 होता है, एक को बोलते हैं इंटेंसिव और एक को बोलता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव नाम से पता चल रहा है कुछ अंदर वाला बात कर रहे हैं, और एक्सटेंसिव मतलब कुछ बाहर वाला बात कर रहे हैं। तो हर बाहर का चीज अंदर पे डिपेंड करता है, और अंदर में भाई क्या है? मास है। यानी जो मास और साइज पे डिपेंड करता है, जो मास और साइज पे डिपेंड करता है, जो मास और साइज पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। और जो मास और साइज क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। अब जैसे सपोज करो कि अब हमें कैसे पता चला कौन मास डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोग पूछते हैं कि भाई जो पीएच होता है, पीएच कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? तो आप खुद बताओ। आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होता है ना भाई, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7.8। तो मींस मेरा भी बॉडी का पीएच का वैल्यू 7.8 है और आपका भी बॉडी का पीएच का वैल्यू 7.8 है। मेरा मास अलग है, आपका मास अलग है। हो सकता है मैं 70 केजी का हूं, आप 50 केजी को हो, आप 100 केजी का हो, लेकिन हमारा बॉडी का मास भले अलग है, लेकिन हमारा पीएच का वैल्यू क्या है? सेम है। तो क्या पीएच वैल्यू मास पे डिपेंड किया क्या? अगर मास पे डिपेंड करता तो मेरा पीएच अलग और आपका पीएच अलग होता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। यानी जो पीएच है वो भाई मेरा कैसा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो पीएच है वो कैसा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। अगर बॉडी बड़ा होते जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। यानी कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो इंटेंसिव की श्रेणी में आते हैं, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो एक्सटेंसिव की श्रेणी में आते हैं। इंटेंसिव में आपका क्या क्या एग्जांपल होगा? तो अभी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। फिर इंटेंसिव पे आपका कौन डिपेंड नहीं कर रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हमने पढ़ा था सीपीएम, क्योंकि बस सीपीएम तो फिक्स है ना कि वो सिर्फ कितना पे बात कर रहा है? 1 मोल पर बात कर रहा है, या सीपीवी का बात कर लें, या अभी हमने एक और भी चीज पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने पे डिपेंड कर रहा है? बस 1 ग्राम पे। उसको क्या जमाना है, क्या मतलब, उससे कुछ भी नहीं है, बस उसको मतलब है 1 ग्राम से। उसको वो मास डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ अपना फिक्स है कि वो कितना पे डिपेंड कर रहा है? 1 ग्राम पे। तो ये सब किस में आते हैं? इंटेंसिव में। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में आपका कौन आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। और आपका कौन सा आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी आपका
अभी हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। इंटरनल एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, चलिए एक हम रिलेशन देखना चाहते हैं कि भाई आखिर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में रिलेशन क्या है। तो आपको बता दें कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा होता है इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा क्या होता है? इंटेंसिव। जैसे कि इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपका क्या कहलाता है? डेंसिटी। वास्तव में इसका एक्चुअल नेम मास डेंसिटी है, लेकिन हम लोग बात करें मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास भाई कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है, क्योंकि अभी तो बात की जो मास और साइज पे डिपेंड करेगा वो क्या है? एक्सटेंसिव। और वॉल्यूम भी कैसा है? एक्सटेंसिव। लेकिन इसके रेशियो से जो आंसर आता है डेंसिटी, वो डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बूंद पानी का डेंसिटी और एक ड्राम पानी का डेंसिटी हमेशा होता है बराबर। तो वो कभी भी मास और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी डेंसिटी मेरा कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस पूरे कहानी में अब हमारा एक क्वेश्चन है कि विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक बात आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी आपको मोलर या स्पेसिफिक वर्ड देखने को मिलता हो, जहां पर भी आपको मोलर और स्पेसिफिक वर्ड देखने को मिलता हो, वो हमेशा आते हैं इंटेंसिव की श्रेणी में। जहां पर भी आपको मोलर और स्पेसिफिक वर्ड देखने को मिलता है वो हमेशा कहां आते हैं? इंटेंसिव की प्रॉपर्टी में। और जहां पर भी ये इन जनरल केस, और जहां पर भी आपको डेल्टा दिखता हो, जैसे आपको डेल्टा यू दिख जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एस दिख जाए चेंज इन इंथैल्पी, जहां पर भी आपको ये डेल्टा वर्ड दिखता है ना, वो इन जनरल हमेशा आता है एक्सटेंसिव की श्रेणी में। वो हमेशा आपका आता है एक्सटेंसिव की श्रेणी में। तो आप देखो यहां पर बस आपको ढूंढना है, आपको क्या पूछ रहा है भाई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव के लिए मैंने आपको क्या बताया? आपको मोलर और स्पेसिफिक देखने को मिल जाए ना, तो वो आपका क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अभी हमने बात किया कि भाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको जितना हीट देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। वो सिर्फ 1 ग्राम वाले मेटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, वो 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ये हमारा क्या है? एक स्टेट फंक्शन और एक हमारा भाई क्या है? पाथ फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि अच्छा जो स्टेट पे डिपेंड करता हो ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। इस कहानी को हम लोग एक बेसिक से टर्म से यूज करते हैं। एक वर्ड है आपका डिस्टेंस और एक वर्ड है भाई आपका डिस्प्लेसमेंट। तो याद करो, अगर कोई बॉडी ए से चलना स्टार्ट किया, फिर वो बी पर गया, फिर वो कहां गया? सी पर गया, तो हम लोग को भाई जो डिस्टेंस निकालना रहता था ना, वो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते थे? पूरे ए बी को टेक करते थे, फिर पूरे बी सी को टेक करते थे, यानी ए बी प्लस बी सी हमारा क्या निकलता था? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता था? हम लोग बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते थे। यानी सिंपल वर्ड में बोलिए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो हमारा क्या होता था? सिर्फ एसी होता था। हम लोग सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को देखते थे, है ना। तो जहां पर जो क्या ये डिस्टेंस की तरह पूरे पाथ पे डिपेंड किया क्या? और वो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता था टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो जबकि ये क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच डिपेंड करता है भाई, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। मींस डिस्प्लेसमेंट आपका एक तरह का क्या है? स्टेट फंक्शन। और डिस्टेंस आपका एक तरह का क्या है? पाथ फंक्शन। डिस्टेंस आपका एक तरह का क्या है? पाथ फंक्शन। आपको बता दें पाथ पे आपको जनरली आपको यहां पर 3 ही चीज मिलेगा देखने को। एक तो आपका वर्क डन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो और जब तक वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करता है तब तक हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो कुछ पाथ कवर कर रहा है तो आप बोलते हो कि वर्क डन हुआ है। मींस वर्क डन आपका कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। फिर इसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? हीट पर। क्यों हीट पर? क्योंकि आपको पता है हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाता है। मतलब ये एक हमेशा एक पाथ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। वो पाथ हमेशा कहां से कहां है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। और फिर आपका क्या आने वाला है? हीट कैपेसिटी। ये 3 चीज ऐसे हैं जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में सीखने को मिलेंगे कि ये तीनों के तीनों क्या है? पाथ फंक्शन। इसके अलावा जो बाकी जो बच गए वो मैक्सिमम चीज किस में आते हैं? स्टेट फंक्शन में। एक यहाँ पे खास बात आपको ये याद रखना है जो कि हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन
एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपका होता है स्टेट फंक्शन। अब देखो यहां पे तुमको चमकेगा, अभी तो मैंने बोला कि भाई वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी आपका होता है पाथ फंक्शन, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, स्टेट फंक्शन। हम लोग आगे जाके देखेंगे कैसे स्टेट फंक्शन है, अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसको स्टे करते हैं ताकि ये चमके। हम लोग आते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे सपोज करो मेरे पास यहां पर एक गैस है, यहां पर एक गैस है, ठीक ना। अब हम देख रहे हैं कि ये गैस इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये इससे अलग हो गया है? तो हम लोग भाई क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रेशर चेक करेंगे, फिर हम लोग इसका वॉल्यूम चेक करेंगे, फिर हम लोग इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, और हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल चेक करेंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं इसका प्रेशर क्या है P1, बाद का प्रेशर क्या हो गया भाई P2, शुरू का इसका वॉल्यूम क्या था V1, बाद का इसका वॉल्यूम क्या हो गया V2, इसका टेम्परेचर क्या था T1, बाद का टेम्परेचर क्या हो गया T2, पहले का टेम्परेचर क्या, पहले का नंबर ऑफ मोल्स क्या था N1, और बाद का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया N2। मतलब P1 यहां पर P2 से अलग है, V1 V2 से अलग है, T1 T2 से अलग है, और N1 N2 से अलग है। यानी अगर ये चारों इन चारों से क्या हो जाए, अलग हो जाए। मतलब सिंपल वर्ड में बताइए कि किसी का भी स्टेट को डिफाइन करने का जो तरीका होता है, वो या तो आप उसके प्रेशर से पता कर सकते हैं, प्रेशर के चेंज में होने से पता कर सकते हैं, या फिर आप उसका स्टेट टेम्परेचर के चेंज होने से पता कर सकते हैं, या वॉल्यूम के चेंज होने से पता कर सकते हैं, या फिर भाई नंबर ऑफ मोल के चेंज होने से पता कर सकते हैं। तो जब आपको ऐसा दिखता है तो आप किसी का भी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। यानी आप बड़े प्यार से बोलिएगा कि इसका इनिशियल स्टेट, इसका इनिशियल स्टेट इसके फाइनल स्टेट से अलग है, इसका इनिशियल स्टेट इसके फाइनल स्टेट से अलग है। मींस ये कैसा, यानी आपको इससे क्या पता चलने वाला है, स्टेट पता चलने वाला है। यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे टर्म्स हैं जो किसी भी स्टेट फंक्शन को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करें कि भाई स्टेट फंक्शन कौन हो गया, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी मैक्सिमम चीज आपका किस में आता है, स्टेट फंक्शन में। जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी, हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या होता है ये इंटरनल एनर्जी, ये आपका किस में आएगा, स्टेट फंक्शन में। इसके बाद इंथैल्पी, ये भी आपका कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इस तरह से भी हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसमें स्टेट फंक्शन है, कौन सा इसमें पाथ फंक्शन है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर वर्क डन, क्या है ये वर्क डन। चलिए एक सिंपल सा तरीका हम लोग देखते हैं। आपको बता दें हम लोग इस चैप्टर में दो तरह के वर्क पर बात करने वाले हैं। एक आपका होता है पीवी वर्क और एक आपका होता है नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क आपका बेसिकली कुछ काम का नहीं होता है, हम लोग को सिर्फ इस थर्मोडायनेमिक्स में पीवी वर्क पे ही हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना। तो देखिए जिसमें भी आपको वॉल्यूम का चेंज दिखे, आपको एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप देख रहे हो कि इस प्रोसेस के होने के बाद वॉल्यूम में क्या आया है, चेंज आया है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग पीवी वर्क की श्रेणी में रखते हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि मान लेते कोई मैग्नेटिक वर्क हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि इसमें वॉल्यूम का कुछ चेंज आया है। अगर चेंज आया है तो हम लोग बोलेंगे पीवी वर्क, और अगर चेंज नहीं आया वॉल्यूम में तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन पीवी वर्क। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले, पीवी वर्क। आपको बता दें कि वर्क डन इक्वल टू पीवी भी लिखा जा सकता है। कैसे, तो एक सिंपल सा हम लोग बात करते हैं। आप ऑलरेडी बचपन से पढ़े हो कि वर्क मींस क्या होता है भाई, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी बात करें। और आपको पता है कि भाई प्रेशर मींस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर मींस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आप यहां पर F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए। यानी आप इस F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए, और ये आपका क्या बचा, L। A क्या है, एरिया, और L क्या है, लेंथ। आपको पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। इस तरह से आपने देखा कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, PV। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सपोज करो ये एक मेरा पिस्टन है, सॉरी ये एक मेरा कंटेनर है, और ये मेरा एक प्रेशर, यहां पर मेरा प्रेशर है P, यहां पर मेरा क्या प्रेशर है, P। और हम लोग इस पिस्टन को थोड़ा नीचे करके दबाते हैं तो गैस क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। और ये प्रेशर क्या लगा रहे हैं, डीपी, एक्सटर्नल प्रेशर P था, और इस पे हम लोग एक डीपी से हम लोग इसको क्या किया, कंप्रेस किए। और मान लेते हैं कि ये जो चेंज आया वॉल्यूम में, ये चेंज भाई कितना का आया, डीबी।
तो अगर आपको यहां पर वर्क निकालना है, आपको क्या निकालना है, चेंज इन वर्क डन, आपको क्या निकालना है भाई, चेंज इन वर्क डन मींस, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर टेक करना होगा P माइनस डीपी इंटू डीबी, मतलब अगर आप यहां से डीडब्ल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां पे आपको क्या करना होगा, P माइनस डीपी इंटू डीबी। अब आप खुद सोचो कि भाई यहां पर ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है P डीबी, और यहां पर ये क्या होने वाला है, डीपी इंटू डीबी। आपको पता है डीपी भी छोटा है, डीबी भी छोटा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, मीन्स वो कैसा वैल्यू आएगा, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा। वो कैसा वैल्यू आएगा, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा। मतलब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कैंसिल कर देने वाले हैं, मतलब उसको हम लोग एलिमिनेट कर देने वाले हैं। यानी आपने सीखा कि dw इक्वल टू क्या होता है, pdb, dw इक्वल टू क्या होता है, pdb। ये तब होता है कि अगर कोई कंटेनर है और अगर आप उस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर P है, अगर आप उसको कुछ प्रेशर से क्या कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो गैसेस को, और चेंज इन वॉल्यूम आपको कितना देखने को मिले, db। एक यहां पर हम लोग और एक बात करेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, pv। अगर हम लोग इसमें चेंज देखें, हम लोग इसमें क्या देखें, चेंज देखें, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो आप बताओ भाई यहां पे क्या लिख सकते हो। आपको पता है, एक बार प्रेशर को रखो और वॉल्यूम को, और एक बार वॉल्यूम को रखो और एक बार, तो वर्क निकालने का जो वास्तव में जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डीबी प्लस VDP। ओके, लेकिन आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, टेक्स प्लेस। जैसे अभी भी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। मींस आपको पता है भाई कि जब P ही कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको पता है कि dp मेरा क्या हो जाने वाला है, 0। यानी आप ये समझो कि भाई dw इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ pdb, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाने वाला है, 0। यानी dw इक्वल टू क्या होगा, pdb। अगर हम लोग एक लार्ज चेंज के लिए बात करें तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, डेल्टा w मींस क्या होगा, p डेल्टा v। यानी हम लोग सिंपल वर्ड में ये बात करें कि चेंज इन वर्क डन, जिसको हम लोग w ही लिख रहे हैं, तो डेल्टा v निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, p v2 माइनस v1। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? चलिए हम लोग बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। क्या है ये साइन कन्वेंशन? इसको एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि ये आपका क्या है, सिस्टम। अब अगर ये सिस्टम है तो यहां पे क्या बचा है, सराउंडिंग। यहां पे भी क्या बचा है, सराउंडिंग, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बचता है सब आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग। अब आप थोड़ा सोचो, हम इस पे एक एरो ऐसे लेते हैं भाई, एक एरो ऐसे लेते हैं, फिर एक एरो ऐसे लेते हैं, फिर एक एरो ऐसे लेते हैं। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग बात को कि इसमें खास बात क्या है। अगर हम लोग W का बात करते हैं तो ये W क्या होगा, पॉजिटिव, और ये W क्या है, नेगेटिव। अगर हम लोग Q का बात करते हैं तो ये Q क्या है, पॉजिटिव, और ये Q क्या है, नेगेटिव। क्या ये बोले हम, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, सॉरी, वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। मतलब अगर सिस्टम के थ्रू वर्क डन हो, मतलब अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्क डन, ये एरो बता रहे सिस्टम वर्क डन कर रहा है, यानी वर्क डन बाय सिस्टम हो, तो भाई उस टाइम पे हमेशा W का वैल्यू किस में टेक किया जाता है, नेगेटिव। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम वर्क किस पे कर रहा है, सराउंडिंग पे। यानी हम लोग भाई जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि वर्क डन कहां हो रहा है, सराउंडिंग में, मतलब वर्क डन बाय द, सॉरी, वर्क डन, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो ये सिस्टम वर्क डन कहां कर रहा है, सराउंडिंग में, यानी वर्क डन ऑन द सराउंडिंग।
ये दोनों का दोनों वैल्यू हमेशा हम लोग टेक करते हैं क्या, नेगेटिव। अगर हम लोग इस पे बात करें तो सिस्टम पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। यानी अगर हम लोग ऐसा बात करें, वर्क डन क्या, ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। अच्छा, सिस्टम पे वर्क कौन कर रहा है, यहां पे क्या बचा है, सराउंडिंग। तो सिस्टम पे जो वर्क कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सराउंडिंग। यानी वर्क डन ऑन सिस्टम या फिर वर्क डन बाई सराउंडिंग, वर्क डन बाई सराउंडिंग। ये हमेशा हम लोग क्या टेक करते हैं भाई, इसको पॉजिटिव। और आपको पता है कि अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो हीट ले रहा है, अगर वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपको पता है क्यू का वैल्यू, हीट का वैल्यू हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव। और अगर वो हीट छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, तो वो हमेशा भाई क्या होने वाला होता है, नेगेटिव। यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, और अगर हीट रिलीज कर रहा है तो वो भाई क्या होगा, नेगेटिव। क्या ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया? यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम या और वर्क डन बाय द सराउंडिंग हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग वो हमेशा भाई क्या होता है, नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और हीट रिलीज हमेशा भाई क्या होता है, नेगेटिव। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। नाम से पता चल रहा है, मैंने बोला ना नाम में भी बहुत कुछ रखा हुआ है। नाम ऐसा नहीं है कि नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ, नाम में भी बहुत कुछ रखा हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। आखिर भाई ये इंटरनल एनर्जी है क्या? तो देखो नाम से पता चला अंदर का एनर्जी। अच्छा, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर में जो एनर्जी है ना, वही उसका क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब ये क्या है, आखिर अंदर में एनर्जी आएगा कैसे? तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी है, आपको पता है कोई भी बॉडी किससे बना है, कोई भी मैटर किससे बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे वो बना हुआ है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपको पता है, कभी भी स्टेशनरी फेज में नहीं रहता, ये हमेशा क्या करते रहता है, मोबाइल करते रहता है, मूव करते रहता है। यानी अंदर में इसके क्या है, एक अपना मूवमेंट है, या फिर अंदर में अपना इसका क्या है, एक पोजीशन है। यानी अंदर में आपको पता है मूवमेंट के चलते जो एनर्जी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मींस इसके अंदर में जो काइनेटिक एनर्जी है और इसके पोजीशन के चलते जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी। यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही बोला जाता है भाई इंटरनल एनर्जी। इसी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब कोई बोलेगा कि भाई ये आया कहां से, आखिर ये आता कहां से है? तो ये ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम लोग ऐसे बोले ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडी, या फिर उसका जो कॉम्पोजिशन है ये उसके चलते आएगा, है ना। हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि अगर जैसे मान लेते हैं हमारा जो स्पेस है वो क्या है, 3D। हमारा जो स्पेस है वो क्या है, 3D। अगर वो इन एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये अभी हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर दो मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह है, और ये क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो ये दो मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से क्या हो रहा है, घूम रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उसके घूमने के चलते जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे आपको पता है ये बॉन्ड है, जैसे ये ए है और ये क्या है, बी है, तो वास्तव में क्या होते रहता है, इनके बीच में ये बॉन्ड हमेशा इस तरह से वाइब्रेट करते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। तो अगर इन तीनों के एनर्जी को जोड़ दें, मतलब जितना एनर्जी रिक्वायर हो रहा है क्या करने के लिए, ट्रांसलेशनल होने के लिए, जितना एनर्जी रिक्वायर हो रहा है रोटेशनल होने के लिए, वाइब्रेशनल होने के लिए, इसके अलावा और भी होता है न्यूक्लियर मोशन, ये सब कुछ, जब इन सबको ऐड किया जाता है ना भाई, तो यही आपका क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। यही आपका क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ज्यादा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी इंटरनल एनर्जी जो होता है, जो यू होता है, वो हमेशा याद रखना है आपको, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला, क्योंकि पाथ में हमारा तीन ही चीज होने वाला है, एक वर्क डन, एक हीट और एक हीट कैपेसिटी। उसमें भी वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा क्या होता है, स्टेट फंक्शन। यानी ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका स्टेट फंक्शन है। ये आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और एक खास बात जो कि एकदम आपको याद रखना है
कि इंटरनल एनर्जी होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब भाई क्या हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो आपका होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 RT पर मोल और 3/2 kT पर मॉलिक्यूल। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बॉडी का क्या बढ़ा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम अप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। और इसमें खास बात क्या है कि आप कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कोई भी मैटर लाखों लाख एटम्स मॉलिक्यूल से बना होता है। सबका कंपोजिशन को पूरे तरह से एग्जैक्ट फाइंड करना, कभी भी आप उसको एग्जैक्टली आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचना पाप है कि आप उसको एकदम एग्जैक्ट फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, आप उसमें चेंज जरूर पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। इसका फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के माइनस से ही आपका क्या आ जाने वाला है? अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी के फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी और इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या कर दें? एक दूसरे से माइनस कर दें, तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग देखेंगे आगे जाकर कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं और कैसे नहीं। यू को आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डेल्टा यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप ये पता कर सकते हैं उसमें चेंज कितना है। चेंज को पता करना आसान होता है। चलिए, एक खास बात क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है वो, या फिर आप ऐसा बोलो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपको हेल्प करता है। ये आपको क्या करता है? हेल्प करता है क्या डिटरमाइन करने में? नेचर ऑफ द प्रोसेस डिटरमाइन करने में। इंटरनल एनर्जी हेल्प करता है नेचर ऑफ द प्रोसेस डिटरमाइन करने में। आखिर भाई इसका मतलब क्या हो नेचर ऑफ द प्रोसेस? जैसे सपोज करो, आपको ये बताएगा कि रिएक्शन आपका कब एक्सोथर्मिक है, कब इंडोथर्मिक है, और रिएक्शन कब आपका रिवर्सिबल एट इक्विलिब्रियम पे है। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज करो मेरा एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट्स में। ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। हम याद करो आज ही हम लोग पढ़ रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स ही हेल्प करता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस को जानने में, कि कोई प्रोसेस होगा या कोई प्रोसेस नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। चलिए देखो भाई, सपोज करो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट ज्यादा है इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट से। क्या हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट ज्यादा है आपका इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट से? तो आप बताओ डेल्टा यू भाई आपका क्या होने वाला है? यूपी माइनस यू आर, है ना। हम लोग उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यूपी माइनस यू आर। अच्छा, अगर ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है तो आपको पता है फाइनल आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव। अच्छा, अब थोड़ा सोचेंगे कि आखिर भाई रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा था लेकिन प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना एनर्जी को क्या किया है? रिलीज किया है। अगर मेरे पास 100 रुपए है, बाद में 50 रुपए हो गए, तो इसका मतलब क्या है? मैं 50 रुपए कहीं पे क्या किया हूं? रिलीज किया हूं, उसको कहीं पे खर्च किया हूं। अगर मेरे पास अभी 70 रुपए है, बाद में 20 रुपए हो गए, तो मैंने 50 रुपए क्या किए हैं? कहीं पे खर्च किए हैं। यानी अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसने अपना एनर्जी को क्या किया? रिलीज किया है। और जब भी कोई अपना बॉडी एनर्जी को रिलीज करता है वो आपका कैसा प्रोसेस कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वह प्रोसेस आपका कैसा कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप ऐसा, अब इसके अपोजिट आप सोच सकते हो कि अगर रिएक्टेंट का एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, तो भाई एनर्जी ज्यादा कैसे हुआ? जब वो एनर्जी क्या क्या होगा? एब्जॉर्ब क्या होगा? अभी मेरे पास 70 रुपए, कुछ देर के बाद 100 रुपए हो गए, मतलब 30 रुपए मुझे कहीं से मिले होंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि यहां पर
पर जो डेल्टा यू आने वाला है मींस यूपी माइनस यू आर आने वाला है, वो भाई मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, यानी प्रोसेस मेरा कैसा है, इंडो। और अगर कभी ऐसा आपको देखने को मिल जाए कि यूपी इक्वल टू आपका क्या देखने को मिल जाए, यू आर, तो आप समझो कि ये जो प्रोसेस है वो मेरा कैसा प्रोसेस है, वो मेरा इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना रेट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलने का है उतना ही रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल रहा है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को हम लोग, इक्विलिब्रियम। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देखो आप, ये आपको बोलता है कि ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है 1 और 2, और आपको यहां पर पता करना है कि इंटरनल एनर्जी। चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, पीवी। वर्क इक्वल टू क्या होता है, पीवी। तो याद रखिएगा, ऐसे हम लोग आगे जाकर क्लासेस में पीवी डायग्राम पढ़ने वाले हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है ना। आपको पता है एरिया मींस क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर कभी भी दो का मल्टीपल क्या आ जाए, दो का मल्टीपल कुछ दे रहा है, तो उस ग्राफ का जो एरिया होने वाला है वही उस वैल्यू को दे रहा था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पे पी टेक किए हो, यहां पे भी टेक किए हो, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, यही आपका क्या आने वाला है, वर्क। क्योंकि वर्क आपका एरिया की तरह है, पी आपका यहां पर लेंथ की तरह है, और भी आपका यहां पर ब्रेथ की तरह है। मतलब पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वही हमेशा क्या देता है भाई, वर्क देता है। और यहां पर एक बात देखो, जैसे सपोज करो मैं आपको ये बता रहा हूं, सपोज करो यहां पर 10 है, यहां पर 20 है, फिर यहां पर भी 10 है, फिर यहां पर 20 है। ये आपका पास्कल में दिया हुआ है, इसका अपना यूनिट पे, और ये आपका मीटर क्यूब में दिया है, ये अपना यूनिट पे। हमको पता करना भाई यहाँ पे वर्क क्या है। तो देखो एक तो साइन इस तरह से दे सकता है, ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, आपको पता है कि अगर इस तरह से दिया है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। और अगर इस तरह से दिया है तो ये आपका क्या है, घड़ी का सुइया उल्टा घूम रहा है, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो एरिया लेते हैं वो एरिया लेने वाले हैं हम लोग नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप छोटे से बात इसको याद रख लिए, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को पीवी डायग्राम पढ़ना है। तो पीवी डायग्राम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एरिया हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो देखो अगर हमको इस डायग्राम का हमको क्या पता करना है, वर्क पता करना है, तो हम लोग इस डायग्राम का वर्क पता करना चाहते हैं। तो आपको पता है यहां पर मेरा ये किसके बराबर होने वाला है, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। ओके, आप ये साइन बताओ, ये साइन कैसा है, ये साइन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव। अच्छा ये जब आप डायग्राम देखो दिखने में क्या लग रहा है, सर्कल। ये सर्कल दिखने में लग रहा है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप थोड़ा खुद बताओ ये पूरा कितना हो जाने वाला है, 10, क्योंकि ये भाई 10 है, ये 20 है, तो पूरा कितना होने वाला है, 10। मतलब इसका डायमीटर कितना होने वाला है, 10। यानी जो इसका जो रेडियस है वो कितना होने वाला है, 10/2 मींस वो कितना हो जाएगा, 5। वो आपका कितना हो जाएगा, 5। वो आपका कितना हो जाएगा, 5। यानी आप यहां पर क्या पुट कर दोगे, -5 माइनस पाई, 5 का स्क्वायर मीन्स ये आपका क्या आ जाने वाला है, -25 पाई। इसका जो भी यूनिट होगा, मतलब इसका जो यूनिट आएगा वर्क किस में आएगा, जूल में, क्योंकि ये भी एसआई में है पास्कल में, और ये भी अपना एसआई मीटर क्यूब में। तो इसका जो आंसर आने वाला है किस में आने वाला, जूल में। यानी आपने ये सीखा कि जो वर्क डन होता है वो हमेशा एरिया ऑफ पीवी डायग्राम होता है। जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम होता है। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये मेरा क्या है ना। चलिए देखते हैं। तो ये डायग्राम जानने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ये लॉ को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट 1। ये स्टेटमेंट 1 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये किसका बात करता है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। मींस ये बोलता है कि भाई ना तो हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमेशा ट्रांसफॉर्म करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्या बोलता है ये कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को कोई बंदा इस तरीके से भी बोल सकता है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, मतलब जितना एनर्जी पहले था बाद में भी एनर्जी उतना ही है। सपोज करो ये मेरा एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो ये कहता है कि इस ए बी के बॉन्ड को बनाने में जितना एनर्जी लगेगा, इस ए बी के बॉन्ड को तोड़ने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा। ये क्या बोलता है ये लॉ कि ए बी के बॉन्ड को बनाने में जितना एनर्जी लगेगा, ए बी के बॉन्ड को तोड़ने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। ओके, चलिए इसी को हम लोग एक और स्टेटमेंट से पता करेंगे, जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये आपका क्या बोलता है? ये आपका बोलता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, वो हमेशा आपका होगा Q प्लस डब्ल्यू का। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा? Q प्लस डब्ल्यू का। अब देखो ये डायग्राम को अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमने ये समझा कि जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा? Q प्लस डब्ल्यू का। अच्छा, अगर हम लोग इस U का अगर हम लोग रिलेशन पता करना चाहते हैं, अच्छा U का जो शुरुआत का स्टेट है वो तो ये है और फाइनल स्टेट ये है। मतलब अगर हम लोग इस कर्व वन का बात करते हैं, इस कर्व वन का बात करते हैं, तो U का जो इनिशियल स्टेट है वो कौन है? UA, और U का जो फाइनल स्टेट है वो क्या है? UB। अच्छा, कर्व टू का बात करते हैं, तो कर्व टू में भी U का जो इनिशियल स्टेट क्या है? UA, और फाइनल स्टेट क्या है? UB। तो आपको क्या लगता है इनका डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आने वाला है। डेल्टा U आपका क्या आने वाला है? क्योंकि डेल्टा U कैसा फंक्शन? स्टेट फंक्शन। अगर उनका स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई U1 इक्वल टू क्या होने वाला है? U2। यानी ये तो समझ में आ गया कि A और B तो अब नहीं होने वाला है। क्या अब अगर U इक्वल है तो क्या Q भी इक्वल होगा क्या? नहीं भाई, U इक्वल है तो Q इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U आपका क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। अगर यहां पर हम लोग लेते हैं इसको वर्क डन बाई सिस्टम, ज्यादा होना चाहिए Q2 से। चलिए, अगर हम लोग इसको वर्क डन क्या करवाते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। क्यों लिख रहे हैं Q माइनस डब्ल्यू? क्योंकि यहां पे भाई जो वर्क डन है वो आपका क्या है? हमने अभी पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो ये वाला आपका क्या होने वाला है? नेगेटिव, और जब सिस्टम पे वर्क हो रहा होगा तो ये आपका कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि वर्क डन क्या है? बाई सिस्टम है। वो आपको क्वेश्चन में भी लिख देगा। ऐसे भी यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि ये इसको क्या किया जा रहा है? सप्लाई किया जा रहा है। ये इसको क्या किया जा रहा है? सप्लाई किया जा रहा है। यानी वर्क डन हमको यहाँ पे क्या लेना होगा? हीट को सप्लाई कर रहे हैं, बाकी इसका ये बात नहीं कर रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे जनरल केस लेते हैं कि यहाँ पे मेरा वर्क डन क्या होने वाला? नेगेटिव होने वाला। तब हम लोग देखते हैं क्या है। तो आपका ये जो Q होने वाला है वो भाई Q क्या होने वाला है? डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। Q आपका क्या होने वाला है? डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अगर हम लोग इस कर्व वन का बात करते हैं तो कर्व वन का देखो एरिया ज्यादा है। कर्व वन का क्या है? एरिया ज्यादा है। और कर्व टू का एरिया क्या है? अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कर्व वन का, तो कर्व वन का एरिया ये वाला है। और अगर हम लोग बात करते हैं कर्व टू का, तो कर्व टू का आपका एरिया ये वाला है। तो आप खुद सोचो भाई कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर उसका एरिया ज्यादा है, इस मींस क्या हुआ? उसका वर्क भी ज्यादा है। और इंटरनल एनर्जी तो दोनों का सेम है, U तो दोनों का सेम है, लेकिन वर्क का वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब इसका ज्यादा हो रहा है और W1 क्या है? यहां पर ज्यादा है और W2 क्या है? कम है। मींस U तो सेम ही रहने वाला है दोनों का। अगर W1 ज्यादा है यानी इसका मतलब हुआ Q1 ज्यादा है किससे? Q2 से। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला भाई? डी।
अब आप देखो ये दो क्वेश्चन है, आपको सिंपल आपको फॉर्मूले पे लगाना है कि डेल्टा यू इक्वल टू आपका क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये भाई प्लस डब्ल्यू कब लेते हैं, जब आपका वर्क डन कैसा हो, ऑन द सिस्टम हो, तब डब्ल्यू का वैल्यू क्या लेने वाले हैं, प्लस डब्ल्यू। और माइनस डब्ल्यू कब लेने वाले हैं, जब वर्क डन क्या हो, बाय द सिस्टम हो। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बस आज के लिए इतना ही। अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा यू क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू या क्यू प्लस डब्ल्यू, जो भी है आप ये साइन से चेक कर लो। आपको यहां पर एक वैल्यू दिया है, दो वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू आपको डेल्टा यू निकालना, मतलब आपको ये निकालना है, जबकि आपको यहां पर ये क्या दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ है, और आपको वर्क का वैल्यू भी दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आज हम लोग अपना ये लास्ट एक अच्छे से शायरी के साथ कंप्लीट करते हैं कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना मिले तेरी हाल बता सकता हूं। अरे तू जानती नहीं है ए मोहब्बत कि केमिस्ट्री इतना पढ़ा हूं कि तेरे आंख के आंसू अपने आंख से निकाल सकता हूं। थैंक यू।